आज का टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछते हैं। तो मैंने उसी तरीके से इस टॉपिक को बनाया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में वो भी जो है कवर हो जाएं। तो इसमें क्या होता है कि होता क्या अर्थक्वेक कि सडन रिलीज़ होती है एनर्जी जो कि अकोमुलेट हुई होती है डिफॉर्म्ड रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट के डिफॉर्म्ड रॉक्स में वो इकट्ठी हुई होती है, जिसकी वजह से जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है तो क्या काज करती है, शेक करती है और ट्रेम्बल करती है जिस जो सरफेस होती है अर्थ की उसको, जैसे क्या करती है कि जैसे कंपन होती है महसूस होती है, उसको बोलते हैं फिर क्या है अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक है उसके काज बहुत सारे होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके क्या होती है डिसइक्विलिब्रियम जो आ जाता है रीजन में अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इसे डिसइक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम आता है उसके कारण बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जो पहला कारण है वो क्या है, नेचुरल कारण है एक। पहले उसके अलग अलग क्या कारण होते हैं हम पढ़ेंगे वन बाई वन। तो पहला कारण उसका आ गया नेचुरल रीज़न जो आता है। उसमें क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेजर काज होता है अर्थक्वेक का होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स का अलग से कंसेप्ट है और बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक में होती है, उसमें जो जनरल ऐसे आउट जो पढ़ेंगे हम थोड़ा सा शॉर्ट में कि क्या होता है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक कहती है कि मूवमेंट होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, अवर अस्थीनोस्फेरिक एंड कोलिजन ऑफ प्लेट। होता क्या, हम फिगर से भी हम इसको पढ़ेंगे तो फिर समझ पाएंगे कि क्या होता है इसमें। विच विद ईच क्रिएट सिस्मिसिटी, मैक्सिमम सिस्मिसिटी टेक्स प्लेस थ्रू दिस रूट। क्या मतलब है इसका कि मैक्सिमम जो अर्थक्वेक आता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही आता है। इसमें जो ये लिखा हुआ है कि क्या होता है, ये फिगर से हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका कहने का मीनिंग ये है, यहाँ लाइन में जो पढ़ा है हमने कि अर्थ की देखो तीन जनरल लेयर होती हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है ये क्या होती है, कोर होती है, इनर आउटर कोर। उसके बाहर होता है मेंटल लेयर और फिर ऊपर वाली जो होती है वो होती है क्रस्ट। तो जो ये मेंटल जो होती है मिडल वाली लेयर, इसके जो आउटर मेंटल होता है उसमें एक लेयर होती है जो कि सेमी सॉलिड होती है। तो उसको बोलते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में होती है लेकिन सेमी लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो उसको बोलते हैं अस्थीनोस्फीयर। और इसी के ऊपर जो क्रस्ट की जो लेयर हैं जो कि प्लेट्स की फॉर्म में हैं वो यहाँ पर तैरती हैं। जैसे समुद्र में या किसी में जहाज तैरता है, ऐसे ही अस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट्स क्या करती हैं, तैरती हैं। अस्थीनोस्फीयर के ऊपर क्रिस्टल प्लेट जो होती हैं, तो जब उनका मूवमेंट होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, फिर जब वो टकराती हैं तो फिर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहाँ से वेव जनरेट होती हैं। तो वहाँ फिर क्या होता है, उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक आता है, जिससे कि सरफेस ट्रेम्बल करता है, शेक करता है। तो ये कारण होता है, बड़ा जो मेन रीज़न होता है अर्थक्वेक का। तो इसमें क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स में जो थोड़ी सी जो कंसेप्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक हैज़ बीन क्रेडिट एज अ मेजर काजेज। जो है मेजर काज मैंने बताया कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अर्थक्वेक जिसके कारण आता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। और प्लेट्स जो होती हैं 6 मेजर प्लेट्स हैं प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से, और 20 माइनर प्लेट्स हैं अर्थ के बीच में जो क्रस्ट में कि 6 मेजर प्लेट्स होती हैं और 20 माइनर प्लेट्स होती हैं। और दीज प्लेट्स आर कांस्टेंट मूविंग इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ये मूव करती रहती हैं ये प्लेट्स। और इन जो ये जो रीजन होता है जहाँ पर ये प्लेट दो मिलती हैं, जैसे एक प्लेट ये हो गया, दूसरी प्लेट ये हो गया, और ये जो पोर्शन है जहाँ प्लेट मिलती हैं इसको बोलते हैं प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं इसको, ये लिखा है। तो प्लेट बाउंड्रीज में भी क्या होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री जिसको डाइवर्जेंट प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ पर प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, जो प्लेट्स मूव अपार्ट, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है दूसरी, जिसमें क्या करते हैं, इनको कन्वर्जेंट प्लेट भी बोलते हैं, जिसमें प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाती हैं। और क्या देखो, प्लेट्स कन्वर्ज टुवर्ड्स वन अनदर एंड कोलाइड। इसमें क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव में क्या करती हैं, प्लेट दूर जाती हैं,
ये और डिस्ट्रक्टिव में क्या करती हैं, प्लेट आपस में पास आती हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, प्लेट्स पास आती हैं, कंस्ट्रक्टिव में प्लेट दूर जाती हैं। और तीसरी होती है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है, इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट भी बोलते हैं, जिसमें प्लेट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के, ये पास और दूर नहीं जाती, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करती हैं, वो स्लाइड करती हैं। तो इन वजह से ही क्या होता है, फॉल्टिंग और फोल्डिंग का कंसेप्ट भी आता है, फॉल्ट और फोल्ड भी बनते हैं। फॉल्ट तब बनता है जब प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाती हैं, वहाँ क्या होता है, फॉल्ट बनता है। जैसे मैंने बताया, ये जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट के कारण क्या होगा, ऊपर वाली जो फर्स्ट है वहाँ पर क्या होगा, फॉल्ट बनेगा, प्लेट दूर जा रही हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या होगा कि फोल्ड बनेगा, क्योंकि प्लेट्स पास आ रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो वहाँ पर फोल्ड बनेगा। तो ये एक अलग कंसेप्ट है फॉल्ट और फोल्ड का, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। इस समय सिर्फ अर्थक्वेक को रिलेटेड थोड़ी सी हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि ये फिगर से हम समझेंगे कि क्या होता है। ये डाइवर्जेंट प्लेट देखो, यहाँ पर प्लेट्स क्या कर रही हैं, मूव अपार्ट कर रही हैं, एक दूसरे के दूर जा रही हैं। दूसरी देखो कन्वर्जेंट प्लेट है, ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, फोल्ड बनता है, फोल्डिंग होती है। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट, जिसमें क्या करते हैं, देखो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के, ना पास नहीं आ रही, दूसरी नहीं है, पैरेलली क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। तो ये होता है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट। नेक्स्ट जो है हमारा कि ये तो हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थक्वेक आता है, जो मेजर काज होता है। उसके बाद और क्या काज कारण है, वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण भी, जो ज्वालामुखी ब्रस्ट करते हैं, एरप्शन होते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जैसे कि बहुत सारा मटेरियल जब वॉल्केनो आता है तो बाहर इरप्ट होता है, निकलता है, जिसकी वजह से पीछे जो गैप पैदा होता है, उसकी वजह से लैंड का सब्जी डेंस होता है, जिसको बोलते हैं कि जब गैप पैदा होगा तो जो प्लेट वगैरह जो मटेरियल होगा बैठेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ पर क्या होगा, मूवमेंट्स होंगी। तो हर अर्थ क्या करेगी, ट्रेम्बल करेगी, शेक करेगी। तो ये कारण होता है एक अर्थ का, जो वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से भी होता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, कभी कभी कोई बहुत बड़ा लैंड स्लाइड हो कहीं, तो तब आने का चांस होता है, लेकिन ये चांस कम होता है। और एक और बड़ा कारण है ये भी है कि मैन मेड भी जो अर्थक्वेक हैं वो भी नोटिस किए जाते हैं। जैसे वाटर रिजर्वायर जो डैम वगैरह बनाते हैं, वहाँ भी प्लेट्स पर प्रेशर पड़ता है, जब पानी वहाँ रुकता है, तो उसकी वजह से भी ऐसे इलाकों में क्या नोटिस किए गए हैं अर्थक्वेक। दूसरा चीज़ है, जब हमको न्यूक्लियर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बम, एटॉमिक जो टेस्ट करते हैं, एटॉमिक बम का टेस्ट करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ये भी एक रीज़न है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी उसमें है कि अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिन होता है। और हम कई बार टीवी में वहाँ सुनते हैं कि इसका एपी सेंटर कहाँ था, ये था। लेकिन अगर जब ओरिजिन की बात करें, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ अर्थ, तो उसको बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर और फोकस जो है इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिन, जो होता है ओरिजिन होता है। एंड जो नियरेस्ट पॉइंट होता है बाई एन अर्थ सरफेस के ऊपर, फोकस के ऊपर बिल्कुल, जहाँ पर सबसे पहले सिस्मिक वेव्स जो हैं ऑब्ज़र्व होती हैं, फेल्ट होती हैं, महसूस की जाती हैं, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। यहाँ पर एक फिगर है आप देख पा रहे हैं, तो ये देखो, ये फोकस है, ये फोकस, और ये वाला पोर्शन है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ। और इसके ऊपर देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर, ये जो पोर्शन जो अर्थ सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो अर्थ अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जो अर्थक्वेक है वो फोकस और हाइपोसेंटर से होता है ओरिजिनेट, और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर टॉप पर अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है, जहाँ पर सबसे पहले वेव्स पहुँचती हैं, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइप होते हैं कुछ, इनको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, जहाँ से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक, एंड एपी सेंटर, द पॉइंट वर्टिकली अबव फोकस के ऊपर, जो वर्टिकली बताया मैंने, उस पॉइंट के बीच में। क्या मतलब, फोकस और एपी सेंटर के का डिस्टेंस के हिसाब से जो है अर्थक्वेक को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स। ये फोकस और एपी सेंटर का कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, उस हिसाब से 3 तरह का होता है। पहला होता है शैलो फोकस अर्थक्वेक,
ये वो अर्थक्वेक होते हैं शैलो फोकस जिसमें फोकस और एपिसेंटर का डिस्टेंस होता है 0 से 70 किलोमीटर के बीच का। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक वो होता है जिसमें फोकस और एपिसेंटर का डिस्टेंस होता है 70 टू 300 किलोमीटर। और तीसरा होता है डीप फोकस अर्थक्वेक जिसमें क्या फोकस काफ़ी नीचे होता है, जिसमें फोकस का और एपिसेंटर का डिस्टेंस लगभग कितना होता है 300 टू 700 किलोमीटर ये होता है। तो ये 3 तरह के टाइप्स होते हैं अर्थक्वेक के। और एक चीज़ जो होती है कि इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की वो डिपेंड करती है कि फोकस और एपिसेंटर का डिस्टेंस कितना है। जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं ईच अदर। अगर फोकस और एपिसेंटर के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होगा, और अगर उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अर्थक्वेक वीक अर्थक्वेक होगा। फिर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद क्या होता है कि अर्थक्वेक को जो है हम मेज़र करते हैं, अलग अलग स्केल्स हैं इसके लिए जो कि अर्थक्वेक की एनर्जी को मेज़र करते हैं। उसमें एक पहले सबसे पहले जो डेवलप किया था रोसी फोरल, ये स्केल था, यूज़ करते थे, ये अब नहीं करते ज़्यादा। तो इसके अलावा मर्कली स्केल है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिक्टर स्केल। ये 3 तरह के स्केल हैं जो ज़्यादातर इस समय हम जो यूज़ हो रहा है मर्करी, और सबसे ज़्यादा होता है रिक्टर स्केल जो होता है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। हम सुनते हैं कि इतना रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल में क्या करते हैं, इसको डिवाइस किया था, इसको डेवलप किया था रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने इन 1935 में। तो रिक्टर स्केल का जो इज़ ए बेस 10 लॉगरिथम स्केल पे ये जो है क्या होता है इसका बनाया होता है। और इसका मीनिंग होता है कि जो अर्थक्वेक होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि ये क्या होगा, जैसे अगर अर्थक्वेक 2 मैग्नीट्यूड का आया, सपोज करो एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर 2 मैग्नीट्यूड का आया या 3 मैग्नीट्यूड का आया तो 2 से वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू 2 मैग्नीट्यूड का। तो वो होता है इसका मीनिंग। इसके हिसाब से करते हैं इसको कि जितना भी हर पॉइंट पे आगे जाएंगे तो उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी एग्जांपल आगे भी पढ़ते हैं हम। रिक्टर स्केल में क्या होता है कि रेंज होता है 0 टू 9। इसका रेंज क्या है, अपर लिमिट तो कोई रखी नहीं वैसे, लेकिन इसका रेंज रखा हुआ है 0 टू 9 में। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आज दिन तक का सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक मेज़र किया गया है वो 9.5 मैग्नीट्यूड का था, जो कि रिक्टर के स्केल का था, जो चील जो साउथ अमेरिका में कंट्री है उसके वाल्दिविया एक सिटी है वहाँ के पास ये उसका एपिसेंटर था जब फोकस था। तो वहाँ पर 1960 में आया था, जिसने लगभग 1900 पीपल की डेथ हुई थी और $4 बिलियन 2010 के जो वैल्यू थी उसके हिसाब से रखा है, इतना लॉस हुआ था। जनरली नॉट मच डैमेज फ्रॉम अर्थक्वेक दैट रजिस्टर। ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर 4 रिक्टर स्केल से कम अर्थक्वेक हो तो ज़्यादातर कोई डैमेज नहीं देखने को मिलता या नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मिनट, इसमें क्या होता है जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मर्करी स्केल में, क्योंकि रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं और इंटेंसिटी को करते हैं मर्करी स्केल में ये मेज़र करते हैं। तो इसमें मर्करी स्केल बताता है डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके हिसाब से मर्करी स्केल जो है मेज़र करता है अर्थक्वेक को। और इसकी वैल्यू जो रेंज करते हैं स्केल पे 1 टू 12, वो 0 टू 9 था और ये 1 टू 12 था। लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसको कंपेरेटिवली हमने डिफरेंस के हिसाब से टेबल बनाकर मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझा सके रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल में क्या डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है इसका रिलेटेड थोड़ा बहुत। तो जो रिक्टर स्केल था, पहली बात है कि ये चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में डेवलप किया था, जबकि जो मर्करी स्केल है ये 1884 में मर्करी ने इसको डेवलप किया था और लेटर ये मॉडिफाई किया है बड़ी बार, अलग अलग एक्सपर्ट ने इसको लेकर। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड मर्करी इंटेंसिटी स्केल भी बोलते हैं। दूसरा क्या है कि ये मेज़र करता है मैग्नीट्यूड को, जो रिक्टर स्केल होता है, और जो मर्करी स्केल है वो इंटेंसिटी को मेज़र करता है।
ये जो रिक्टर स्केल होता है ये मेजरिंग टूल होता है सिस्मोग्राफ। जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, सिस्मिक वेव्स जो जनरेट होती हैं उनको मेज़र करता है रिक्टर स्केल। जबकि मर्करी स्केल क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से होता है। ऑब्जर्व करते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। ये होता है मेथड। नेक्स्ट क्या होता है, जो रिक्टर स्केल है इट डिस्क्राइब्स अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड बाई मेजरिंग द सिस्मिक वेव्स। मैंने जैसे बताया कि ये क्या करता है, सिस्मिक वेव्स को मेज़र करके मेज़र करता है अर्थक्वेक की वैल्यू को। और रिक्टर स्केल, जबकि मर्करी स्केल क्या करता है, ये लीनियर होता है। ये जो रिक्टर स्केल है ये क्या करता है, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, वेरीज करता है डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, बट वन वैल्यू इज़ गिवन फॉर द अर्थक्वेक एज ए होल। जैसे कहीं अर्थक्वेक आता है तो बोलते हैं 7.5 का आया, जैसे 6.5 आया तो वही रखते हैं असल में। लेकिन अगर देखा जाए तो फोकस पे ज़्यादा रिक्टर स्केल का होगा और जितना दूर जाता जाएगा कम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू एक रखते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये अलग अलग है। जबकि जो ये मर्करी स्केल है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वेरीज करती हैं, एपी सेंटर के से डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से रखते हैं हम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये मैथमेटिकल मेज़र होता है जो रिक्टर स्केल है। जबकि जो ये मर्करी स्केल है ये क्या करता है मेज़र, ये फील और रिएक्ट क्या करते हैं अर्थक्वेक की शेकिंग की वजह से। ये पीपल क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके का रिएक्ट करते हैं, क्या उनका हुआ है, उसके हिसाब से ये मेज़र करता है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होता है, कुछ एक चीज़ें हैं कि रिक्टर स्केल में और क्या होता है। मैंने बताया पहले भी आपको, इसकी वैल्यू 1 to 9 होती है। जबकि जो मर्करी स्केल होता है इसकी वैल्यू 1 to 12 होती है उन स्केल के ऊपर। तो ये जो स्केल है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आजकल जो रिक्टर स्केल है। जबकि ये जो है ये इतना कॉमन नहीं है, मर्करी स्केल इतना कॉमन नहीं है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं जिनकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स होंगी, बाउंड्री टकराएंगी तो जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होंगी तो ये वेव्स अलग अलग तरह की होती हैं। तो इसमें ये दो तरह की मेनली डिवाइड की हुई है। एक तो बॉडी वेव होती है और दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव एंड सरफेस वेव होती हैं, दो तरह की वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स क्या करती हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं, अंदर बॉडी में, क्योंकि जो कोर और मेंटल में करेंगी ट्रैवल उनको बॉडी वेव कहते हैं। तो दूसरी जो सरफेस के ऊपर ही करेगी, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जैसे पानी के ऊपर जब पत्थर फेंकते हैं तो ऊपर ऊपर ही लहर जो मतलब वो वेव्स चलती हैं, तो होगी सरफेस वेव के ऊपर ही, सरफेस के ऊपर। तो बॉडीज वेव्स दे आर नोन एज बॉडी वेव्स बिकॉज दे मूव थ्रू द सॉलिड बॉडी ऑफ द अर्थ। ये बॉडी अर्थ की बॉडी के अंदर चलती हैं, ये अर्थ के इंटीरियर में चलती हैं, इसके लिए इनको बॉडी वेव कहा जाता है। और फिर अराइव करती हैं आज ये, और ये चलती फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस वेव, ये भी देखेंगे हम। दीज वेव्स आर ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी मतलब कि इसकी स्पीड इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉडी वेव्स भी क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। ये भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स जिसको पी वेव्स भी कहते हैं या प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जैसे कि साउंड वेव होती हैं उनके साथ मिलती हैं ये। पी वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन दूसरा आता है कि ये सॉलिड से, लिक्विड से और गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं पी वेव। दूसरी जो वेव आती है बॉडी वेव की ही टाइप है, वो है सेकेंडरी वेव जिसको एस वेव कहते हैं या शीयर वेव कहते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव होती है और ये एनालॉग होती है टू द लाइट वेव। जैसे लाइट की ट्रांसफर, लाइट वेव्स भी ट्रांसफर्स होती हैं, इस तरीके से ये भी मिलती है उसके साथ। लेकिन ये वेव क्या करती है, सिर्फ सॉलिड से मूव कर सकती है, गैस और लिक्विड से मूव नहीं करती। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। और वेव्स का जो है अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियो में, क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके लिए भी ये, क्योंकि हम टिपिकली अर्थक्वेक के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको अलग से एक वीडियो में, लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तीसरी बॉडी वेव के बाद आती है दूसरे टाइप की जो वेव आती है, वो है सरफेस वेव। सरफेस वेव जिसको एल वेव भी कहते हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं जब पी वेव्स हिट करती हैं, सरफेस वेव पर आती हैं। और ये क्या करती हैं, अर्थ क्रस्ट में ट्रैवल करती हैं
और ये स्लोवेस्ट वेव होती हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड में चलती हैं, बड़ी आहिस्ता चलती हैं ये। और ये सिस्मोग्राफ पे आसानी से डिस्टिंग्विश होती हैं, दिखती हैं। दीज वेव्स आर अराइव्ड आफ्टर बॉडी वेव्स जब आ जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि बॉडी वेव फास्ट चलती हैं और सरफेस वेव स्लो चलती हैं। तो ये क्या होता है, बॉडी वेव के बाद सिस्मोग्राफ पर ये अपीयर होती हैं। और यही वेव्स हैं, सरफेस वेव ही हैं जो काज करती हैं डैमेज और डिस्ट्रक्शन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी वेव नहीं कर पाती, कौन ज़्यादा करती हैं, कौन करती हैं, सरफेस वेव डैमेज करती हैं और डिस्ट्रक्शन करती हैं। अर्थक्वेक जब आता है, दिस डैमेज एंड स्ट्रेंथन ऑफ द सरफेस वेव्स आर रिड्यूस इन डीपर अर्थ। और जैसे जैसे हम अर्थक्वेक के डीप में जाते जाएंगे तो बॉडी वेव वीक पड़ती जाती हैं, कम जो सरफेस वेव है, ये वाली सरफेस वेव जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाते जाएंगे जैसे, तो ये सरफेस वेव वीक पड़ती जाती हैं, कमज़ोर पड़ती जाती हैं। ये जो अर्थ सरफेस के पास जो है ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये सरफेस वेव्स जो हैं फर्दर डिवाइड करते हैं हम इनको, रिले वेव्स और लव वेव्स। इनकी फर्दर डिवीज़न होती है, रिले वेव्स आर वेव जिसको बोलते हैं, और लव वेव एल वेव्स में इसको डिवीज़न करते हैं। उसके बाद सिस्मोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड वेव फॉर्म और अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। और सिस्मिक वेव्स आर मेजर्ड यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ, जिसको सिस्मिक वेव जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सरफेस वेव हो गई, जिसको बॉडी और सरफेस वेव बोल रहे हैं हम, ये मेज़र करते हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू, और इसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। तो ये आपको दिख रहा है एक सिस्मोग्राफ, तो इसको आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले यहाँ से वेव्स अपीयर हुई हैं, इधर जा रही हैं, और यहाँ पर सबसे पहले जो अपीयर होती हैं वो होती हैं प्राइमरी वेव, फिर होती हैं सेकेंडरी वेव, और लास्ट में अपीयर होती हैं सरफेस वेव, जिसमें इसकी प्राइमरी वेव सबसे फास्ट वेव होती है और सेकेंडरी वेव आती है उसके बाद, उससे स्लो, सबसे स्लोवेस्ट होती है सरफेस वेव। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे स्लोवेस्ट कौन सी है, क्योंकि फिर सरफेस वेव की भी आगे टाइप हैं, लव वेव और रिले वेव, इसलिए प्राइमरी वेव सबसे फास्ट होती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर लव वेव और फिर रिले वेव। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि रिले वेव सबसे स्लोवेस्ट होती है और सबसे डिस्ट्रक्शन भी यही करती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कहीं पूछें कम्पिटिटिव में या कहीं भी, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो रिले वेव सबसे क्या होती है, डिस्ट्रक्शन काज करती है और सबसे स्लोवेस्ट वेव होती है ये। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से और फिगर के हिसाब से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये इतने से इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, तो ये ग्रेट था, मेजर था, स्ट्रॉन्ग था, लाइट था, क्या था। तो अगर ये क्या है, रिक्टर स्केल में इसको रखा हुआ है, और इसमें क्या है कि अगर अर्थक्वेक 1 to 1.9 के बीच में है, रेंज है इसका रिक्टर स्केल में, तो वो माइक्रो अर्थक्वेक होगा। अगर 2 to 3.9 के बीच में है तो माइनर, अगर 4 to 4.9 के रिक्टर स्केल का है तो लाइट अर्थक्वेक होगा, और अगर 5 to 5.9 होगा तो मॉडरेट और डैमेजिंग बोलते हैं उसको, और अगर 6 to 6.9 होगा तो स्ट्रॉन्ग या डिस्ट्रक्टिव होता है, 7 और 7.9 होगा के बीच में होगा तो मेजर अर्थक्वेक इसको बोलते हैं, आया है। और अगर 8 या उससे ऊपर के मैग्नीट्यूड का आता है अर्थक्वेक, तो वो क्या होगा, ग्रेट अर्थक्वेक माना जाता है। तो ये कैटेगरी भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये आता है। नेक्स्ट हमारा जो है, अबाउट 9 लाख अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड होते हैं सिस्मोग्राफ पर ईयर, लेकिन वो माइनर होते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता, ऐसे रिकॉर्ड होते हैं। तो सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया भी फिर पूछ जाते हैं कई बार, और हमें कई बार न्यूज़ में या कहीं अखबार में कहीं सुनने को भी आता है कि हमारा एरिया किस जोन में आता है अर्थक्वेक, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। और ये भी आता है कभी कभी कम्पिटिटिव में आता रहता है अक्सर ये क्वेश्चन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि, तो इसमें 4 जो हैं सिस्मिक जोन होते हैं, 4 सिस्मिक जोन। एक होता है 2, 3, 4 एंड 5 कैटेगरीज डिवाइड किया गया है इंडिया में। जो 4 सिस्मिक जोन हैं, और ये साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं, जोन बनाए हैं, जिसमें कि सिस्मिसिटी जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से ये किया गया है। तो अर्थक्वेक्स अकॉर्डिंग द पास्ट एंड टेक्टोनिक सेटअप ऑफ द रीजन के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया कि पहले अर्थक्वेक कैसे आए हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से इसको जोन में डिवाइड किया गया है।
तो ये 4 ज़ोन में जो 5th ज़ोन है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है ख़तरा और जो अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मोस्ट सिस्मिक एक्टिव रीजन होता है, जबकि ज़ोन 2 जो है लीस्ट सिस्मिक एक्टिव ज़ोन है ये। तो इसमें प्रीवियसली जो देखा अर्थक्वेक ज़ोन वर डिवाइडेड इनटू 5 ज़ोन, लेकिन अब तो 4 में डिवाइड किया गया, लेकिन पहले क्या होता था 5 ज़ोन थे। ज़ोन वैसे 1 2 3 4 5, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या कर दिया है, अब जो इनको क्या किया है 4 ग्रुप्स में रखा हुआ है, और जो फर्स्ट और सेकंड है उनको यूनिफाइंग कर दिया, मतलब एक बंद कर दिया, एक कैटेगरी में रख दिया है। फर्स्ट और सेकंड को सेकंड में ही कर दिया है। तो बीस क्या होता है, इज़ द ऑफिशियल एजेंसी होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या चीज़ है ये, एक एजेंसी है जो पब्लिशिंग करती है सिस्मिक हैज़र्ड्स मैप्स एंड कोड्स को। तो ये होता है, और इन्होंने 4 जोन में डिवाइड किया, और पहले क्या होता था 5 जोन होते थे। तो ये सिस्मिक जोन जो डिवाइड किया है इन्होंने, तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर 6 या उससे कम होगा, ये मर्करी स्केल में MM में है, तो उसमें अगर होगा तो ये लो इंटेंसिटी का माना जाएगा और जोन 2 में आएगा। जोन फर्स्ट को भी यहाँ मर्ज किया हुआ है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जोन 3 में आएगा अगर 7 तक आता है, 6 से 7 के बीच में आता है तो ये जोन 3 में होगा। अगर 7 से 8 के बीच में, मतलब 8 तक का आता है तो ये जोन 4 में आएंगे रीजन वो कुछ, और जो अगर 9 और उससे ज़्यादा वाले आते हैं वो एरियाज़ आएंगे जोन 5 में। तो ये एरियाज़ को डिवाइड किया गया है जोन के हिसाब से और अर्थक्वेक का इंटेंसिटी के हिसाब से, जो मर्करी स्केल होता है उसके हिसाब से। तो इसमें इंडिया में कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ आते हैं, किस जोन में आते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। तो रीजन्स जो दैट फॉल्स अंडर अर्थक्वेक सिस्मिक जोन्स इन इंडिया आर जोन 5 में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जोन 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक जोन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है अर्थक्वेक आने का। तो इसमें कुछ जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है, मतलब यूनियन टेरेटरी है, उसका पोर्शन, कुछ लद्दाख यूटी का पोर्शन, हिमाचल प्रदेश का पोर्शन, उत्तराखंड का, रन ऑफ कच्छ, पहले भी यहाँ पर भुज में गुजरात में आया था बहुत बड़ा, जहाँ पर काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। तो इस एरिया ये भी जोन 5 में आता है। एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार भी आता है कुछ पोर्शन उसका, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये भी जो है इस एरिया में आता है, जो कि और इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पोर्शन भी जो है ये जोन 5 में आता है। जोन 4 में कौन से आते हैं पार्ट, कुछ पोर्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली का, सिक्किम का, नॉर्थ पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का और वेस्ट बंगाल राजस्थान का आता है। जोन 3 में आते हैं केरला, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन, गुजरात का, वेस्ट बंगाल का, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका का पोर्शन आता है जोन 3 में। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जोन 2 कौन सा होता है, जिसमें सबसे कम जो यहाँ पर ख़तरा होता है वो आता है। बाकी जो पोर्शन जो मेंशन नहीं किए हैं वो पोर्शन आते हैं कंट्री के जोन 2 में, जो कि लीस्ट अफेक्टेड हैं और उसमें ज़्यादा नहीं है। तो सिस्मिक जोन जो मैप है इंडिया का, इसमें हमने बताया है ये, इसको मैप के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा एरिया आता है। अब ये है एक मैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 बताए गए हैं। तो जिसमें आप देखो कि जोन 2 ये वाले हैं जो ब्लू वाले पोर्शन हैं, ये वाला जहाँ पर कम खतरा है, और जोन जो येलो वाला पोर्शन है ये वाला, ये जोन 3 में आता है जो उससे ज़्यादा खतरा है। जोन 4 हो गया जो ग्रीन वाला, जो JNK का पोर्शन भी देख रहे हो जो मैंने अभी भी मेंशन किए थे एरियाज़, वो जोन 4 में। और जोन 5 का जो सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर है, तो देखो JNK का कुछ पोर्शन, कुछ लद्दाख यूटी का पोर्शन, कुछ हिमाचल का भी पोर्शन, फिर ये जो है उत्तराखंड एंड उसका लाइट जो वो एरियाज़ हैं। इसके अलावा नॉर्थ बिहार का एरिया इंटायर जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं और हिमालय है वो वाला पोर्शन, और ये गुजरात का वो भुज वगैरह वो एरिया जो है ये जोन 5 में आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है वो जोन 5 में कुछ पोर्शन इसका भी आता है।
तो ये सारा जो है ये ज़ोन है। कई बार वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार आता है ये ज़ोन में आता है कौन से एरिया हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है। तो अर्थक्वेक के बहुत बुरे असर पड़ते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि अर्थक्वेक को ऐसे तो हम अगर ग्राउंड में खुले में घूम रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे लास्ट तब होता है जब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं और किसी रहायशी इलाके में अर्थक्वेक आया, किसी ऐसे एरिया में जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया और लोगों घरों में हैं और ऐसे घर बने हुए हैं जो कि अर्थक्वेक को जो है वो झेल नहीं पाते, तो वो तो स्ट्रक्चर गिरेंगे फिर। तो इसलिए क्या होता है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक का, वहाँ डैमेज ज़्यादा होता है प्रॉपर्टी और लाइफ का। तो इसमें देखो क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो स्लोप फेलियर या लैंडस्लाइड्स होती हैं। जो एरियाज़ होते हैं जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह, और वहाँ लैंडस्लाइड और स्लोप एकदम से नीचे गिरने लगता है, जब वो चीज़ें हम देखते हैं। डैमेज टू ह्यूमन स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स ह्यूमन की सब जो हमारी हैं, ब्रिज हो गए और जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डैमेज होती हैं। टाउन के टाउन और शहर के शहर ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब डैमेज हो जाते हैं। ह्यूमन लाइफ जो है वो लॉस होती है, प्रॉपर्टी का लॉस तो होता है। सेवरल सीवियर फायर्स, आग शाग लगने का ख़तरा रहता है, क्योंकि जब पावर लाइंस या इस तरह का जब लैंडस्लाइड या कुछ भी चीज़ें होंगी तो आग लगने का ख़तरा भी रहेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह बने होते हैं, जब वो अगर कहीं रप्चर हो जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं, तो वहाँ से उनका भी डैम रप्चर हो सकते हैं, जिससे फ्लैश फ्लड वगैरह भी आ सकते हैं निचले इलाकों में। इसके अलावा सुनामी वेव्स, अगर समुद्र के अंदर है तो सुनामी वेव्स भी जनरेट होने का ख़तरा रहता है, जो इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थक्वेक से। तो नेक्स्ट क्या है कि अर्थक्वेक रिडक्शंस और मैनेजमेंट क्या है। तो क्योंकि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पढ़ी हुई है, और वो भी मेरे चैनल पर द ब्लू प्लैनेट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर देखें, बहुत सारी वीडियो हैं इसके रिलेटेड। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है वो सब डिज़ास्टर के साथ आप मैच कर लगा सकते हो, एक पढ़कर उसको, जो कि जनरल साइकिल है, तो उसके हिसाब से फिर आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसमें जो है कुछ प्री डिज़ास्टर स्टेजेस होती हैं, जैसे वो मैनेज करते हैं जिसमें डिज़ास्टर को। तो इसमें क्या करते हैं, अर्थक्वेक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की जाती है, वैसे प्रीपेयर होना पड़ता है, पहले करते हैं। मिटिगेशन मेजर्स, ये डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट कम पड़े हैं वो मेज़र लिए जाते हैं, और फिर प्रिवेंटिव मेज़र कुछ लिए जाते हैं। और क्या होते हैं इनमें स्टेप्स, वो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल से पढ़ सकते हैं। पोस्ट डिज़ास्टर स्टेज फिर क्या आता है कि जब डिज़ास्टर आ गया, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट, तो वो जब हो गया तो फिर रेस्क्यू टीम्स भेजी जाती हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है कि कोई घरों में फंसा तो नहीं है, कहीं तो नहीं है। तो पहला जो टाइम होता है रिस्पॉन्स देते हैं, जो वो होता है रेस्क्यू करना, और फिर उनको रिलीफ देना, कोई मेडिसिन हो, बाकी खाना शाना दवाइयाँ वगैरह, तो वो वाला पोर्शन होता है। और फिर होता है नेक्स्ट किया रिकवरी, और फिर रिहेबिलिटेशन, को घरों में दोबारा से वापस आया जाता है, उनको घर बना दिए जाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या होती है ये नोट करने की है कि देयर इज़ नो मैकेनिज़्म एज नो ऑफ टू फोरकास्ट अर्थक्वेक। अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया कि जो अर्थक्वेक को पूरी तरीके से फोरकास्ट कर सके, बता सके पहले ही कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसलिए ये हमने जोन तो डिवाइड किए हैं प्लेट्स के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से, कि यहाँ खतरा है, लेकिन कब होगा खतरा वो उसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। अभी तक भी कोई ऐसी मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थक्वेक। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन वगैरह निकल आएंगे अगर आप पढ़ेंगे आप, तो सारे कम्पिटिटिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।